हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के लिए पेपर 1 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हम टोटल 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। आपको एग्जाम्स तक बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनाली है एंड मैंने मास्टर किया है। अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैंने 4 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये इन्वायरमेंट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स? पॉप्स। पॉप्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब क्वेश्चन इस तरह से डिटेल में आने लगे हैं तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पॉप्स के बारे में हम जाने कि क्या होता है ये। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे कि दे आर एक्सट्रीमली widespread and occurs from Tropic of Arctic. They often accumulated in food web and reach toxic concentration. Volatile organic compound WOX are example of POPs. यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप हटा सकते हैं एंड देखेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा, ए बी डी एंड ई। नेक्स्ट इसके बारे में हम देख लेते हैं। पॉप्स क्या है? are highly toxic and exposure can take place through diet, environmental exposure or accidents. They negatively affect human, plant and animal species and natural ecosystem, both in close proximity and at significant distance away from the original source of discharge. ये दूर तक फैलता है। In 1995, the United Nations Environment Programme expanded its research and investigation on POPs with an initial focus on what became known as dirty dozen. ये important यहाँ पे हो जाता है, हो सकता है कभी पूछ दिया जाए dirty dozen क्या है। There were a group of 12 highly persistent and toxic chemical. ये 12 इस टाइम 1995 में ऐड किया गया था। उसके बाद और भी बहुत सारा जो इसमें टॉक्सिक केमिकल है उनको ऐड किया गया है। तो ये 12 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे नोट कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर Montreal Protocol, developed and developing nations have differentiated responsibility. Under Kigali Amendment of Montreal Protocol, chlorofluorocarbon, CFCs and HCFCs were to phased out. तो देखते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कैसे देखते हम। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में, और इनफोर्स ये जनवरी 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री हैव इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे इसने सीधे से पूछा है कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसीलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल is signed by 197 countries. Almost every country has signed. The first treaty in the history of the United Nations to achieve universal ratification. ये क्वेश्चन बन जाता है, आपको डिफरेंट एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है, और ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इज कंसिडर्ड बाय मैनी द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ग्लोबल एक्शन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए याद रखिए। द मल्टीलैटरल फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991। इससे रिलेटेड है
तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब आया था, तो 1991 में, 89 में एस्टेब्लिश हुआ और उसके 2 साल बाद ये मल्टीलैटरल फंड बनाया गया। In 1995, the United Nations named September 16th the International Day for Protection of Ozone Layer, also known as World Ozone Day. तो ये important हो जाता है। In 2016, parties to the Montreal Protocol, जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था in 2016 में, किस लिए हुआ था? To phase down production and consumption of hydrofluorocarbon worldwide. HFC, वहां पे ऑप्शन में जो था क्या था? HCFC एंड CFC था। तो ये जो था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यहाँ पे दिया हुआ है कि HFC और CFC जो है विच ऑलरेडी कंट्रोल अंडर द प्रोटोकॉल। HFCs are powerful greenhouse gases and global implementation of Kigali Amendment is expected to avoid up to half a degree Celsius of temperature rise by बाय 2100। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, यहाँ पे आईसीटी से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मैच करना है OCR, OMR, RFID, MICR। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है कि ये कैरेक्टर है और ये मार्क है, तो हम इससे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिस्टम दैट रीड्स पेंसिल और पेन मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन प्री डिटरमाइंड पोजिशन। तो OMR सीट आपने देखा होगा, तो ये एक मार्क को जब रीड करता है तो बोला जाता है। तो बी का 1 हम कर देंगे और इसमें देखते हैं कि थर्ड का जो ऑप्शन है बी का 1 इसमें है। ऐसे हम देख लेते हैं। OCR रीडिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी एंड कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रिलेटेबल फॉर्म। यहाँ पे आप इसके बारे में हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, बहुत सारे एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। रेफर्स टू अ वायरलेस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 कंपोनेंट्स, टैग्स एंड रीडर। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसका कंपोनेंट क्या क्या है, तो टैग्स एंड रीडर्स। द रीडर्स इज अ डिवाइस दैट हैज 1 or more antennas that emit radio waves and receive signals back from RFID tags. Tags which uses radio waves to communicate their identity and other information to nearby readers. यहाँ पे OCR एंड MICR, क्योंकि इसी का ये मैग्नेटिक वर्जन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑब्लिक रीडर। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। OCR can scan any kind of printed text. MICR scan specific formats present in a check. हो सकता है कभी आपको स्टेटमेंट में इसका डिफरेंस से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। OCR is a optical device, MICR is a magnetic device. नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement A से E तक about firewalls in computer network are true? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 B एंड E। तो देखते हैं पहला क्या क्यों नहीं होगा। फायरवॉल्स आर ओनली अवेलेबल एज हार्डवेयर डिवाइस एंड ओनली एग्जामिन ट्रैफिक एंटरिंग अ नेटवर्क। यहाँ ओनली वर्ड यूज कर दिया है और ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर भी डिवाइस होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और यहाँ से हम 2 ऑप्शन हटा सकते हैं 1 एंड 4, यानी कि बी और ई हमारा सही होगा। एंड डी को देख लेते हैं कि फायरवॉल्स बैकअप्स ऑल डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड अराउंड अ नेटवर्क। तो ये बैकअप नहीं करता है डेटा, ये एक देखते हैं इसके बारे में। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। A firewall is a network security device, either hardware or software based, which monitors all incoming or outgoing traffic. ठीक है, तो ये बैकअप नहीं करता, ये
जो भी ट्रैफिक जो है आने और जाने का जो नेटवर्क का है इसको सिक्योर करता है बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी। ये किसके बेसिस पे करता है? जो भी डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ड्रॉप दैट स्पेसिफिक ट्रैफिक। जब कंप्यूटर में कोई, अगर आप कोई साइट पे ये कर रहे हो तो आपको या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा या तो रिजेक्ट। और ड्रॉप और रिजेक्ट में क्या अंतर है कि वो रिजेक्ट करेगा तो वहां पे आपको बता देगा कि वो रिजेक्ट कर रहा है जो भी रीजन होगा, और ड्रॉप मतलब विदाउट गिविंग एनी रीजन वो ड्रॉप कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सीक्वेंस करने के लिए दिया है, तो आप तो स्टार्टिंग से ही पढ़े होंगे, तो ये देखते हैं बिट। देन क्या होता है? 4 बिट इक्वल 1 निबल। तो यहाँ पे हमारा डी होना चाहिए, तो यहाँ ए पे, उसके बाद ए का बाइट होना चाहिए, तो डी देन ए, डी ए, तो उसके बाद के बी, उसके बाद एम बी होना चाहिए। तो इसी से हमारा बन जाएगा आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट एक्सेट्रा? स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी एंड नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो ये एक क्या है? स्टोर हाउस है, तो ये एक डिपॉजिटरी हो सकता है, स्वयं तो ऐसा है नहीं, तो ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, न्याय सिलोगिज्म हैज 3 प्रीपोजिशन एंड अरिस्टोलियन सिलोगिज्म हैज 5 प्रोपोजिशंस। ये स्टेटमेंट दोनों ही अपोजिट दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। मैं बता देती हूँ, ये किसी एक शिफ्ट का ही पेपर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इससे देख सकते हो कि आप कितना क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट प्रदीप माइंड इज अ केव, डीप, डार्क एंड फुल ऑफ बैट्स इज एन एनालॉजी which is only descriptive in nature. Second क्या है? The statement Pradeep mind is a cave, deep, dark and full of bats is an analogy which contains an argument. आप यहाँ पे देखिए कि ये प्रदीप का जो माइंड है एक गुफा जैसा है, डीप है, डार्क है, फुल ऑफ बैट्स है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट सही हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, which fallacy is committed in the following argument? The universe must be spherical in form because all its constituent parts are spherical in form. Circular, red herring, slippery slope, fallacy of composition. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, fallacy of composition। जब ऑल पार्ट्स को हम होल से रिलेट करते हैं तो ये fallacy of composition होता है। जस्ट इसके अपोजिट जो होता है fallacy of division। The fallacy of composition is essentially the error of attributing to a group or whole some characteristics that is true of its individual members or part। अगर इंडिविजुअल मेंबर्स का पार्ट अगर सही है और पूरे ग्रुप को सही बोल दिया जाए, ये एक एरर हो सकता है, इसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे मीनिंग सबका अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसे मैच कर लेंगे, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, वर्बल, नॉन वर्बल। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन वर्बल क्या होता है। एन एग्रेसिव, ऑप्शन 1 में देखिए, एन एग्रेसिव जेस्चर मॉडिफाइड विथ अ स्माइल। ठीक है, जेस्चर जहां पे आ गया एक स्माइल के साथ है, तो ये एक नॉन वर्बल है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, कुछ लिखा नहीं गया है, ये एक जेस्चर है, तो ये नॉन वर्बल। डी का 1। आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपने एक, जैसे वर्बल नॉन वर्बल तो आपको पता है, आप इसे अगर मैच कर लेते हो तो यहीं से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और एग्जाम में अगर कंफर्म स्टेटमेंट में अगर आप सही कर रहे हो और एक ही ऑप्शन में हो तो आपको करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। वर्बल का भी हम देख लेते हैं। वर्बल में
कमेंट्स अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर, कमेंट्स कर दिया नॉन वर्बल बिहेवियर के लिए। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट यहाँ पे, तो इम्प्लिसिट क्या होगा, इम्प्लिसिट का हो जाएगा सरकास्टिक रिमार्क, कुछ उसमें कुछ बोला गया है जिसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है, तो ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट जो कि बता दिया गया हो, कमेंट्स ऑन अदर कम्युनिकेशन बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स express emotions and communication personality trait. The structure of vocal inflection can provide special significance to verbal messages. यहाँ पे आप स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल इन्वायरमेंट कैन लीड टू, अगर कल्चरल इन्वायरमेंट फेल होता है तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा, इंफॉर्मेशन रिचनेस, क्या ऐसा होगा, नहीं, इंफॉर्मेशन और ज्यादा नहीं मिलेगा। एग्जीबिशनिज्म, हाईब्रो कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, सीधा सीधी मिसकम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इन कन्वर्सेशन रिलेवेंसी मैक्सिम मीन्स मेकिंग मेटाफोरिक रिमार्क, एल्यूजन, पर्टिनेंट कमेंट्स एंड रुडिमेंटरी कमेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पर्टिनेंट कमेंट्स। ये इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत पूछा गया था, यानी कि जून के एग्जाम्स में पूछा गया था, उसके पहले एग्जाम से पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म, a student is required to give undertaking while submitting a thesis stating that the document is his her original work which is free from any plagiarism। सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देना ही होता है। According to UGC Regulation 2018 on prevention of plagiarism, the research supervisor is not required to certify that work done by researcher under him her in plagiarism free। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। Which of the following refers to a method of sampling in which a core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participants? Simple random sampling, ऑप्शन 1। सिंपल रैंडम में क्या है कि सिंपली मतलब एवरीवन गेटिंग इक्वल चांसेस, जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये जो इसका आंसर हो जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसी में ये होता है कि अगर आपने कुछ सैंपल इकट्ठा किया है और उनको आप बोलोगे कि वो अपने थ्रू और भी सैंपल को मतलब और भी पॉपुलेशन तक वो पहुंचाए आपके क्वेश्चंस जो भी है, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो ये दोनों 2 एंड 3 जो है ये हो जाएगा नॉन रैंडम एंड बाकी 1 एंड 4 रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट्स क्या है, तो ये हो जाएगा हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैच्योरेशन, तीनों ही हो जाएगा। हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When researchers conduct experiments, they often are trying to establish clear relationships between the variables being studied. जो भी एक्सपेरिमेंट्स होता है वहां पे जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन बनाने का, उनके बारे में जानने का, वो उनका जो स्टडी होता है उसी के ऊपर होता है। इंटरनल वैलिडिटी जो होता है, जो चेक किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि हमने जो रिसर्च किया है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो उस रिलेशनशिप को बता रहा है या नहीं। तो जो मेक द फाइंडिंग्स ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप इन अ स्टडी क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी। इसका जो थ्रेट्स है ये इतना सारा है। आप देखिए एट्रिशन, अगर जैसे सैंपल लिया, एट्रिशन का मतलब पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एट्रिशन होता है कि जो जब कुछ सैंपल्स पीपल जो इंडिविजुअल होते हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो इसके ये थ्रेट्स हो सकता है कि आपके सैंपल से कुछ लोग हट जाए। हिस्टोरिकल इवेंट्स, मैच्यूरेशन, डिफ्यूजन, कंफाउंडिंग, एक्सपेरिमेंटल बायस, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। नेक्स्ट, the process of deduction involves drawing generalization inferences out of observation.
and positivism advocate the application of methods of natural science to the study of social science. आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्ट है और ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। देखते हैं हम क्यों। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इज अ लॉजिकल अप्रोच वेयर यू गो फ्रॉम जनरल आइडिया टू स्पेसिफिक, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि जनरल आइडिया, इसका जो अपोजिट होता है वो इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। जब हम एक स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव और ये डिडक्टिव है। Positivism in sociological research is a philosophical position stating that knowledge of a social phenomenon is based upon what can be observed, measured, and recorded in the same way as in natural science. सेम स्टेटमेंट ही है जैसे कि पॉजिटिविज्म में जो साइंस को ये मानते हैं, और ये देने वाला कौन है स्टेटमेंट? पॉजिटिविज्म वाज फाउंडेड बाय फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं स्वयं प्रभा चैनल। ठीक है, स्वयं प्रभा चैनल 07 कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। लास्ट ईयर आप दो देख रहे हो, 2 एग्जाम से इसका हर चैनल का डिटेल क्वेश्चन अब आ रहा है। तो कौटिल्य से हम मतलब उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्या है? इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वयं प्रभा के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो रहता ही है। स्वयं प्रभा वाज इनॉग्रेटेड ऑन 7th July 2017। इंपॉर्टेंट है। दी स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स डिवोटेड टू telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using GSAT-15 satellite. Important है। Every day there will be new content for at least 4 hours which would be repeated 5 more times in a day. ठीक है, यहाँ पे हम एक तो 7 चैनल आपने देख लिया, यहाँ पे 5 का और आप देखिए। पहला जो है वागीश, सेकंड संस्कृत, थर्ड प्रबोध, फोर्थ सरस्वत एंड प्रबंधन है 5 में। प्रबंधन मैनेजमेंट है, इसमें क्या है? सोशल साइंस, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विच कोलाबोरेटिव ICT टूल्स अलाउ यूजर्स टू क्रिएट डिजिटल बुलेटिन बोर्ड टू शेयर एंड गैदर इंफॉर्मेशन। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पैडलेट। टूल से, ICT टूल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स माइंड क्या है? ये माइंड, एक्स माइंड इस तरह का है। तो ये माइंड मैपिंग क्वेश्चन, माइंड मैपिंग से रिलेटेड होता है। ऐसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स माइंड इज अ माइंड मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर। इट इज डेवलप्ड बाय एक्स माइंड LTD, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन हांगकांग एंड फर्स्ट रिलीज in 2007. Padlet is a free digital tool used mainly as an online bulletin board, facilitate the online teaching learning process. It provides an interactive and collaborative space where students, teachers, parents, and guardians can share visuals, images, and video, documents, and links, etc. It is a simple ये डिजिटल बुक का है। इट इज सिंपल टू यूज ऐप विच अलाउ द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल बुक विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, साउंड्स, म्यूजिक एंड विद द लेटेस्ट अपडेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअल फ्री हैंड ड्रॉ और राइट ऑन पेज। Platinum was founded in 2013 with the dream to turn every keyboard into a magical typewriter that converts ideas into video through the combined power of technology and animation. जितना ज्यादा अगर आपको ICT टूल्स के बारे में पता होगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके इसके बारे में देखिए। यहाँ पे कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू।